तो सबसे पहले गोइटर। देखें जी, गोइटर का मतलब होता है इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। गोइटर का क्या मतलब है आपका? एक तरह का इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, इसको हम कहते होते हैं आपके एक तरह का गोइटर। आप देखें कि आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एंटीरियर नेक के ऊपर होता है, नेक के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपने कई खुद अपनी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में कई ऐसे बंदे देखे होंगे गोइटर वाले, जिनकी गर्दन के ऊपर एक तरह का एक मास सा बना होगा या लंप बना होगा। देखे हुए कि नहीं देखे? जो आम बाहर कहीं भी जाएं तो वहां पर क्या होता है कि कई बंदे आपने जिंदगी में कोई ऐसा बंदा लाजमी देखा होगा कि जिसकी गर्दन के सामने एक तरह का सामने मास सा बना होता है, या एक बाहर हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं लंप, और जो मास सा बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का गोइटर कहते हैं, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने देखा, आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया, और आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है। वो जैसे आया, उस पेशेंट ने एक तरह का क्या किया कि आपके पास आता है, आप उसको देखते हो कि उसके नेक के ऊपर एक मांस सा बना हुआ है, उसकी गर्दन के ऊपर एक मांस है, ठीक हो गया। आपको लगा कि इसको गोइटर है, लेकिन हमने अब इसको कंफर्म करना है कि हाँ जी जनाब ये गोइटर है या नहीं है। तो आप इसके लिए काम करते होते हो, ठीक है। आप उसको क्या काम करते हो? नंबर वन, कि आप लोगों ने, ठीक हो गया, आप लोगों ने उसको एक गिलास पानी का देना है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है? एक तरह का एक गिलास पानी का देना है। आप जब उसको एक गिलास पानी का दोगे ना, जब वो पानी पिएगा ना, तो उसकी जो गर्दन के सामने जो गिल्टी सी है, जो लंप सा है, जिसको मैंने कहा था ग्लैंड होता है, वो मूव करेगा। वो करेगा एक तरह का मूव करेगा। तो जब आपने उसको पानी दिया, वो क्या हुआ? एक तरह का मूव किया। तो इसको आपने क्या कहना है? मूव्स अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब आप कोई चीज स्वेलो करते हो तो वो क्या करेगा? एक तरह का मूव करेगा, यानी कि इवन ताकि आप देखिएगा कि फॉर एग्जांपल जब वो खाना खा रहा होगा ना, तो खाना खाते हुए ना, तो उसका जो लंप होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, हरकत करेगा। लेकिन उसी बंदे को जब हम ये कहेंगे ना कि आप इस तरह करें कि अपनी जुबान बाहर निकालें, तो जुबान बाहर निकालने पे वो मूव नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं एक तरह का गोइटर। मेरी बात को दोबारा सुन लें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसकी गर्दन के सामने एक बड़ा सा मास सा बना हुआ था, लैंप सा बना हुआ था। हमें लगा कि यार इसको लगता है गोइटर है, ठीक हो गया। हमने क्या किया? हमने उसको पानी पिला दिया। हमने उसको चेक करना है कि अगर तो पानी पीने पे या स्वालो करने पर ये जो सामने वाला लैंप है ये मूव करेगा, तो हम इसको कहेंगे कि हाँ जी जनाब ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर हम उसको कहेंगे हाँ जी जनाब अपनी जुबान बाहर निकाले। और जब वो अपनी जुबान बाहर निकालेगा तो फिर उसका जो सामने वाला मास है वो मूव ना करे, ठीक होगा। तो फिर हमें 100% कंफर्म हो जाता है कि ये क्या एक तरह का गोइटर है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग swallowing बट नॉट मूव, बट नॉट मूव ड्यूरिंग टंग प्रोट्रूजन। टंग प्रोट्रूजन यानी कि जब हम जुबान बाहर निकालते हैं तो तब वो मूव ना करे। अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर में इस तरह का केस है ना, तो आप ये करके देख लीजिएगा कि, और उसको कहेगा जुबान बाहर निकालें, तो वो मूव नहीं करेगा सामने वाला मांस, लेकिन जब वो पानी पिएगा या जब वो खाना खाएगा तो वो साथ मूव करता रहेगा, ठीक होगा। तो आपने कह देना कि हाँ जी जनाब इसको गोइटर है। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके सामने नेक के सामने एक तरह का मांस है, ठीक हो गया जी। उसकी नेक के सामने बिल्कुल एक तरह का मांस है। अब हमने देखना है कि यार जो गर्दन के बिल्कुल सामने उसका मांस है, उसको हम करते हैं तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड। कौन सी टाइप्स? इसको हम कहते हैं एक तरह का टाइप्स, टाइप्स ऑफ गोइटर। ये कौन कौन सी टाइप्स हैं? ठीक हो गया, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक टाइप होती है जिसको हम कहते होते हैं हाइपर थायराइडिज्म। एक टाइप जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपर थायराइडिज्म। एक टाइप होती है जिसको हम कहते होते हैं यूथायराइडिज्म। ये कौन सी टाइप होती है आपकी? यूथायराइडिज्म। एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि आपका जो गाइटर होगा उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? आपने आगे कहना है तीन टाइप्स होती हैं। अब मेरी इस बात को समझना आप लोगों ने, ठीक है। देखें, आपका जो थायराइड ग्लैंड की जो प्रोडक्शन होती है वो किधर से होती है? आपके थायराइड से होती है। और उसको हम क्या कहते हैं? T3 और T4 के, T3 और T4 की जो प्रोडक्शन होती है वो किधर से होती है? आपके थायराइड के अंदर होती है, ठीक है। मेनली आपके T4 की होती है, और पेरिफेरल में जाकर कभी कभी T4 T3 के अंदर चेंज हो जाता होता है। तो आपका जो ग्लैंड मेनली जो होता है थायराइड, वो किसकी प्रोडक्शन करवाता है? आपके T3 T4 की प्रोडक्शन करवाता है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ जनाब इसकी तीन टाइप्स हैं।
फिर मैंने कहा कि हाँ जी जनाब, एक इसकी जो टाइप है वो हाइपरथायराइडिज्म है। फिर मैंने लिखा नंबर 2 इसकी ये टाइप है कि यूथायराइडिज्म है। नंबर 3 मैंने लिखा कि इसकी टाइप जो है वो हाइपोथायराइडिज्म है। अब हम इन तीनों टाइप्स की डिटेल में जाने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक मास बना हुआ है और साथ वहां पर आपके T3 और T4 की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, T3 T4 दोनों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते होते हैं कि ये जो गोइटर है, ये जो लंप है, ये हाइपरथायराइडिज्म वाला है। ये कौन सा एक तरह का हाइपरथायराइडिज्म वाला है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ आए, देखें कि एक बंदा है, उसके लंप बना हुआ है, उसके क्या बना है, एक तरह का लंप बना हुआ है, लेकिन लंप बनने के साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन जितनी नॉर्मल बंदे की होती है ना, उतनी ही है। कोई इतना ज्यादा मतलब इस तरह का सीन नहीं है। उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, एक तरह की उतनी ही है, कोई ज्यादा नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्शन है। तो आपने उसको कहना है एक तरह का यूथायराइडिज्म। नॉर्मल T3 T4 इसमें होते हैं, ठीक है, नॉर्मल T3 T4 होते हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के गर्दन के अंदर मांस बना हुआ लंप है, थायराइड है, लेकिन उसके अंदर T3 और T4 की, एक मिनट रिपीट कर देता हूँ, T3 और T4 की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक होगा, उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। मेरी बात को दोबारा गौर कीजिएगा। देखें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, ये हमें कैसे पता चलेगा उसकी T3 T4 की प्रोडक्शन ज्यादा, ये भी हम इसकी तरफ भी आ जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। हर चीज इंशाल्लाह, जब आज आपका ये टॉपिक 2 घंटे का आज हमारी क्लास होगी, थोड़े से एक्टिव रहना है। जब ये पूरे का पूरा हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा टॉपिक आपको 100% कन्फर्म होगा। मैं इसके ऊपर टाइम भी लगाऊंगा, आपके कंसेप्ट सारे कवर करवाने की कोशिश करवाऊंगा, ठीक हो गया। देखें सबसे पहले मैंने ये कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसकी गिल्टी बनी हुई है सामने गर्दन के, ठीक है, लेकिन उधर से आपका थायराइड का काम क्या होता है, T3 T4 को ज्यादा पैदा करना। अगर तो उस गिल्टी से T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा हो रहा होगा, ठीक हो गया, तो हम उसको कहेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म। क्या कहेंगे, एक तरह का हाइपरथायराइडिज्म। अगर फॉर एग्जांपल बंदे की गिल्टी से T3 T4 नॉर्मल पैदा हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अयूथायराइडिज्म, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कम पैदा हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे क्या, एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म। अभी भी नहीं समझ आई तो इससे और सिंपल भाषा में आपको ये बता देता हूँ कि देखें फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बंदा आया जिसकी गर्दन के सामने एक मांस है, जिसकी गर्दन के ऊपर एक लंप है, ठीक होगा, एक गिल्टी बनी हुई, आपको पता चल गया इसको गाइटर है। अब आपने कंफर्म करना है कि इसको हाइपरथायराइडिज्म का गोइटर है, इसको अयूथायराइडिज्म का गोइटर है, या इसको हाइपोथायराइडिज्म का गोइटर है। इसके लिए आपने क्या कह दिया, आपने कहा उसको कि भाई T3 T4 के टेस्ट करवा, T3 T4 के टेस्ट करवा कर आ जाओ। अब जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बंदे के अंदर T3 T4 की रेशो 5 है, समझ आ रही है, अगर तो उसके आंसर जो है वो 5 to 10 है नॉर्मल, अगर तो उसका जो उसकी रेशियो 5 to 10 के दरमियान में होगी, ठीक होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, यूथायराइडिज्म, ठीक होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह की T3 T4 की रेशियो 15 हो गई, 10 से बढ़ गई ना, तो हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म, ठीक होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 से कम हो गई तो हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। आप क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। जो हाइपरथायराइडिज्म होता है इसका एक और नाम होता है, इसको हम कहते होते हैं टॉक्सिक गोइटर। इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का टॉक्सिक गोइटर भी कहा जाता है। और ये वाला जो होता है इसको हम कहते होते हैं नॉन टॉक्सिक गोइटर। क्या कहते हैं, एक तरह का नॉन टॉक्सिक गोइटर कहते होते हैं, नॉन टॉक्सिक गोइटर। ये वाला जो होता है इसको हम टॉक्सिक गोइटर कहते हैं, ये आपका नॉन टॉक्सिक गोइटर होता है। तो सबसे पहले मैं अभी बात रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमारे पास कोई गोइटर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक बंदा आया, उसकी गर्दन के सामने क्या बना, एक तरह का लंप बना हुआ है, ठीक हो गया, उसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का गोइटर कहते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि ये लंप जो होता है वो पानी पीने के ऊपर तो मूव करे, लेकिन जबान बाहर निकालने के ऊपर मूव ना करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये एक तरह का गोइटर ही है। फिर हमने कहा कि हम इसकी टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो टाइप जिसके अंदर T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा होते हैं उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। वो टाइप जिसके अंदर T3 T4 नॉर्मल पैदा होते हैं उसको हम यूथायराइडिज्म कहते हैं। वो टाइप जिसके अंदर T3 T4 कम पैदा होते हैं उसमें हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अयूथायराइडिज्म को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बंदे की बात हो रही है मेन। अब हम जिनको डिस्कस करेंगे वो हाइपरथायराइडिज्म होगा और हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है। तो अब हम इनकी तरफ आ जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब आपके हाइपोथायराइडिज्म, और उसके बाद क्या आ जाते हैं, एक तरह का आपका हाइपरथायराइडिज्म। कौन कौन से बच्चे ने पैथोलॉजी से पढ़ी है, अभी थोड़ा सा सुकून कर लें, अभी वो आप हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं गए, ठीक हो गया। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर, ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर सारा कुछ पता चल जाएगा।
अच्छा जी, अब देखिए मैंने आपको आज भी कहा था, तो जिस दिन मैंने पहले भी लेक्चर एक दिन पढ़ाना था, मैंने कहा था कि थायराइड की एक बार पैथो पढ़ाइएगा, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ी उसको मैं फुल डिटेल के अंदर तो बता नहीं सकता, लेकिन आपने ना दो तीन चीजें बात याद में रखनी है। हाइपो के अंदर आपने कहना है हर चीज लो, ठीक है। हाइपर के अंदर आपने कहना है हर चीज ज्यादा। क्या इसका मतलब क्या है? हाइपो के अंदर आपने अपने इमेजिन इस तरह करें, ये मोस्टली डिजीज जो होती है ये फीमेल के अंदर होती है, थायराइड की इसके अंदर होती है, आपके फीमेल के अंदर होती है। आपने इस तरह करना है हाइपो के अंदर कोई ऐसी लड़की, ठीक है, जो मोटी हो, जो काम बिल्कुल ना करती हो, जिसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती हो, ठीक हो गया, और उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हो, उसका वजन जो है वो बढ़ रहा हो, उसको भूख भी ना लगती हो, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते होते हैं कि ये किसकी है, ये एक तरह की हाइपोथायराइडिज्म की है वाला ये, ठीक होगा। मैंने क्या कहा, अपने माइंड में कुछ ऐसी खुद सोच लें कि फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कोई ऐसी लड़की, ठीक हो गया, उसके अंदर आपने क्या कहना है कि एक तरह का, कि फॉर एग्जांपल जो एक तरह का उसको भूख कम लगती हो, जो कि मोटी हो, ठीक हो गया, उसका वजन बढ़ रहा हो, ठीक हो गया, और उसके बाद उसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म, ठीक हो गया। दूसरी तरफ आ जाना, हाइपरथायराइडिज्म वाली कौन सी होगी? हाइपरथायराइडिज्म में आपने वो लड़की सोचनी है जिसको फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा भूख लगती हो, बहुत ज्यादा। मोहम्मद अमीन अभी डायबिटिक पेशेंट कहाँ डाल रहे हो, अभी ना डालो, ठीक है। ऐसी कोई लड़की फॉर एग्जांपल जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती हो, नंबर वन, ठीक हो गया। नंबर टू, वो बहुत ही एक्टिव हो, मतलब कि बहुत चालाक हो एक तरह की, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लड़की जो पतली सी हो, वो बहुत चालाक हो, ठीक हो गया, उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती हो, वो खाती भी हर वक्त रही हो, ठीक हो गया, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल वो पतली होती रहे, वो फिर भी कहे कि यार मैं खाती तो हूँ लेकिन वो मोटी नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो चालाक बहुत ज्यादा हो, तो उस उनको आपने कहना है कि ये कौन सी लड़की आपकी हाइपरथायराइडिज्म वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी लड़की जो जिसका वजन कम हो, वो खाती बहुत ज्यादा हो, फिर भी उसका वजन ना बढ़ रहा हो, ठीक हो गया, तो उसके बाद मतलब के जो मर्जी सोच लो जनाब, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने क्या कहना है, एक तरह का मतलब कि उसको हमने कहना हाइपरथायराइडिज्म वाला, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट होता है या जो जो भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का, उसको हम कहते होते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं एक तरह किसके कॉजेज की तरफ सबसे पहले, फिर हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ आएंगे, ठीक हो गया, और देखते हैं कि हाँ जी जनाब क्या होता है। देखें, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या, ईटियोलॉजी, और इसकी ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी का मतलब है कॉजेज, ठीक हो गया। आपने कहना है कि हाइपोथायराइडिज्म की जो कॉजेज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी। और मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है गोइटर का, वो आयोडीन डेफिशिएंसी ही होता है, ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी है। नंबर टू जो कॉज होता है वो आपने कहना है कि हशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है, हशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है। ये आपका टॉपिक पैथो के अंदर बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, ये उधर जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर थर्ड आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका थायराइड ही कट गया है, जिसकी थायराइड की सर्जरी हो चुकी है, तो उसका थायराइड कम ही पैदा होगा ना, थायराइडेक्टोमी, ठीक होगा, थायराइडेक्टोमी, ठीक होगा, नंबर थर्ड। नंबर फोर, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो कि थायराइड को कम करने वाली मेडिसिन ले रहा है, कौन सी, एंटी थायराइड ड्रग्स, एंटी थायराइड ड्रग्स, इसकी वजह से भी क्या होगा, एक तरह का आपको हाइपोथायराइडिज्म होगी। फॉर एग्जांपल आपने देखना है हशिमोटो थायराइडाइटिस जो है, ये आपकी पैथो का टॉपिक है, आपने उधर जाकर करना है, ठीक है। ये मतलब कि उधर देख लीजिएगा कि ये हिसाब क्या हिसाब है, अगर मैं उसकी डिटेल में चला गया तो फिर लेक्चर उसके ऊपर निकल जाएगा, इस वजह से मैंने कहा था कि ये एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हाइपोथायराइडिज्म के जो कॉजेज होते हैं, नंबर वन आपने कहना आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आयोडीन कम ले रहा है। नंबर टू आपने कहना हशिमोटो थायराइडाइटिस, ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। नंबर थर्ड आपने कहना थायराइडेक्टोमी, देखो अगर किसी बंदे का थायराइड ही कट गया है तो उसके अंदर थायराइड पैदा ही नहीं होगा, नंबर थर्ड। नंबर फोर, कोई ऐसा बंदा जो कि T3 T4 पैदा करने वाली मेडिसिन ले रहा है, तो उसके अंदर सिंपल सी बात है हाइपोथायराइडिज्म ही होगा ना, ठीक हो गया। पहले सबसे पहले आपने क्या कहना है, सिंपल सोचना, रट्टा नहीं लगाना, कि ऐसी मेडिसिन अगर कोई ले रहा है जिसमें, जिसको बंदा ले रहा है जिसके थायराइड बनाने के लिए, T3 T4 बनाने के लिए आपको एक तरह की आयोडीन की जरूरत होती है, T3 T4 बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, आपकी आयोडीन की जरूरत होती है। अगर एक बंदा आयोडीन ले ही नहीं रहा तो उसके अंदर T3 T4 कम ही होगा ना। दूसरी बात, हशिमोटो थायराइडाइटिस, ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम का लेवल बढ़ जाता होता है, ये आप पैथो के अंदर आगे लिख लिए पैथो का पार्ट है। उसके बाद थायराइडेक्टोमी, अगर फॉर एग्जाम्पल
थायराइड ही कट कर दिया है, तो T3 T4 थायराइड से पैदा होना था, अब वो पैदा नहीं होंगे। या कोई बंदा ऐसी मेडिसिन ले रहा है जो T3 T4 को पैदा ही नहीं कर रहा, तो एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जो कि हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेज होते हैं। ठीक होगा, एक्सेसिव वेजिटेबल कैबेज वगैरह की वजह से भी हो सकता है, बिल्कुल। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का ग्रेव डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज अ ग्रेव डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ग्रेव डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ये एमसीक्यू आता होता है। और उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज हशिमोटो थायराइडाइटिस, ये भी आपका एमसीक्यू होता है, हशिमोटो थायराइडाइटिस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर, फिर आपने कहना आयोडीन डेफिशिएंसी, फिर आपने क्या कहना, एक तरह का आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहना है टॉक्सिक एडिनोमा, ये इसका कॉज होता है, टॉक्सिक एडिनोमा। फॉर एग्जांपल आपके टॉक्सिक एक ट्यूमर बन गई है थायराइड की, इसकी वजह से T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा होंगे। टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर, मल्टी नोड्यूलर गोइटर, इसका मतलब क्या है ये मैं बता देता हूँ। देखें, आपने देखा है ना, फॉर एग्जांपल वो बेचारे जिनकी गर्दन ऐसी होती है, ठीक हो गया, और आपने देखा उनकी गर्दन के ऊपर गिल्टी है, इधर ऐसे बनी हुई है, एक गिल्टी ऐसे बनी हुई, एक गिल्टी ऐसे बनी और एक ऐसे बनी, लंप बने। और लंप जो है वो इकट्ठे एक साथ नहीं, एक लंप नहीं है बल्कि 4-5 लंप इस तरह बने हुए हैं। ठीक हो गया, और इस तरह मास बने हुए हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी नोड्यूलर गोइटर। क्या होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल वो बंदा जो कि जनाब एक तरह का हाइपरथायराइडिज्म का होगा, वो ग्रेव डिजीज की वजह से हो सकता है, टॉक्सिक एडिनोमा की वजह से हो सकता है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर की वजह से हो सकता है, और डिफ्यूज गोइटर की वजह से हो सकता है। ये भी लिख लो, डिफ्यूज गोइटर। तो ये जनाब इसकी कोई टाइप है जिसमें हमने देखा कि हाइपरथायराइडिज्म होती है और हाइपोथायराइडिज्म होती है। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फीचर्स। क्या होती है एक तरह के क्लिनिकल फीचर्स के, क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक नोड्यूल्स नहीं होंगे, उसमें फैले होंगे पूरी थायराइड के अंदर, डिफ्यूज के अंदर ये होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल आपके एक तरह के मतलब के इसके क्लिनिकल फीचर्स हम आ जाते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स हम क्या देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स आपने थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का ये गर्दन है, गर्दन के अंदर आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर लगते हैं? आप सांस लेते हो तो आपका जो ट्रैकिया है वो गर्दन से गुजर के जाता है कि नहीं जाता? ऐसे ही है ना, गर्दन से गुजर से जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना। उसके बाद आप खाना खाते हो तो इधर से एसोफेगस जो है वो गर्दन से गुजर के जाती है ना, गर्दन से गुजर के जाती है ना। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्ट्रक्चर जब थायराइड जो होगा वो साइज में बढ़ रहा होगा, जब वो थायराइड साइज में बढ़ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझे, आपने इस तरह समझना है कि ये आपका ट्रैकी है, जस्ट इमेजिन करें। ठीक हो गया, और उसके बाद ये आप समझे कि ये आपकी एक तरह की एसोफेगस है, और उसके बाद अब आप ये समझे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक तरह का थायराइड है, जस्ट आप इस तरह समझ लें। ठीक होगा, अब मेरी बात को समझते जाइएगा। आपको पता है कि हाँ जी जनाब क्या होता है, किस बंदे गोइटर वाले पेशेंट के अंदर ये साइज में बढ़ता जाता है। जब ये साइज में बढ़ता जाएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा, ये इसको पुश नहीं करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा, ये पीछे की तरफ नहीं लगेगा, कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, ये कंप्रेस होगा। तो जब ये कंप्रेस होगा तो आप ये कह सकते हैं कि खुराक की नाली और सांस वाली नाली दोनों कंप्रेस हो जाती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? सांस वाली नाली और खुराक वाली नाली दोनों कंप्रेस हो सकती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई जन, अब्सेस तब बनती है जब इन्फेक्शन होती है। अभी इन्फेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, ये तब होता है जब इन्फेक्शन होती है मोहम्मद अमीन। ठीक है, तो आप देखें फॉर एग्जांपल हमने क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो इसकी जो बातें करनी है वो क्या है, क्योंकि इसके पीछे क्या होती है, एक तरह की खुराक की नाली होती है। अगर फॉर एग्जांपल जब आप खाना खाओगे तो आप इजीली खाना खा लोगे, अगर आप खाना खाओगे तो आप इजीली खाना खा लोगे। अब जब खाना खाओगे तो आप इजीली खाना नहीं खाओगे, आपको खाना खाते हुए प्रॉब्लम होगी, जिसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। क्या कहते हैं? एक तरह का डिस्फेजिया कहते होते हैं। नंबर 1, जब फॉर एग्जांपल आप सांस लोगे तो सांस आपको सही तरह नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं डिस्निया, एक तरह का डिस्निया। ठीक होगा, और ये बेचारा जब बंदा लेटता होगा ना सीधा, इसको सांस में प्रॉब्लम होगी। और ये बंदा जो होगा ये तकरीबन अपने सर के नीचे 2-3 तकिए लेकर सही तरह इसको सांस आती होगी। जब ये रात को सोता होगा ना तो ये कहता होगा कि हाँ जी जनाब मुझे ना मेरे सर के नीचे 2-3 तकिए दो, फिर मुझे नींद सही आती है। और वो कंडीशन जिसमें जनाब जो पेशेंट होता है या बंदा जो होता है उसको जनाब अपने सर को ऊपर करके नींद आए या सांस सही है, वो कंडीशन कहते हैं ऑर्थोपनिया। क्या कहती है? एक तरह की ऑर्थोपनिया। ठीक हो गया, उसके बाद आगे देखें कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर और क्या हो सकता है। इसके अंदर बंदे की जो कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब ये सांस निकलती है
तो इसको कहते हैं जैसे सीडी की तरह नहीं, सीटी सीटी लगना फॉर एग्जाम्पल। तो जब बंदा बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से कोई सीटी की आवाज आ रही, उसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और इसको कहते हैं एक तरह का स्ट्राइडर। ठीक हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं। ठीक हो गया। कंप्रेशन सिम्टम्स, इनको इन सबको कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन सिम्टम्स। क्या कहते हैं? एक तरह का कंप्रेशन सिम्टम्स कहते होते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, फिर आपने समझना है। देखें फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपके पास वो बंदा जिसकी गर्दन के अंदर एक मांस आया। आपने देखा हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे यहाँ हम जिधर रह रहे हैं, तकरीबन एक आधा बंदा हमें ऐसा मिल ही जाता है जिसकी गर्दन के अंदर हमें मांस मिलता हो। आपने देखना कि एक बंदा था, उसकी गर्दन के अंदर एक मांस था, एक लंप सा बना हुआ था। ठीक हो गया। वो जनाब हमारे पास आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब यार ये क्या है, मेरे ना लंप बन रहा है, पता नहीं क्या हिसाब है। आप उसका करते हो थायराइड का टेस्ट, आप कहते हो मसला नहीं है, टेंशन ना लो, T3 T4 उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर तो T3 T4 का लेवल बड़ा होगा तो इसका क्या मतलब है? शाबाश, जल्दी बताइए जावेद जी। अगर तो T3 T4 का लेवल बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है? अगर टी थ्री अगर T3 T4 का लेवल बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का एक तरह का आपने कहना T3, तो आपने कहना हाइपर। ठीक होगा। अगर T3 T4 का लेवल कम होगा तो फिर क्या मतलब है? तो फिर आपने कहना हाइपो। अगर T3 T4 का लेवल नॉर्मल है तो फिर आप क्या कहोगे? अयूथायराइडिज्म। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यार ये हाइपो यू ये वाला सारा होगा। उसके बाद आपने कहना है कि मेन हमने किसको देखना है? आपका हाइपर और हाइपो को। ठीक हो गया। उसके बाद देखें। जी साहब बोलो। उसके बाद आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल इसके एक तरह के कॉजेज ये देख लिए, कॉजेज आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आना क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। ये क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले उसके या TSH अभी हम उधर गए नहीं है, अभी लैब फाइंडिंग्स पूरी डिटेल के अंदर करते हैं। ठीक हो गया। मुझे पता है आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं। बेहतरीन तरीका पता है क्या करो? इस तरह कर लें कि फॉर एग्जांपल आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो लिखते जाएं। ठीक है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ना वो आप लोग एक बार लिख लें। जब लेक्चर खत्म होगा ना तो लेक्चर के खत्म होने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट आपके फिर क्वेश्चन सेशन रख लेंगे हम लोग। फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप मुझसे पूछ लिया कीजिएगा। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे वो आप लोग पूछते रहिएगा। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक रिदम बना होता है, फिर आप लोग भी डिस्टर्ब होते हो, दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे। हाँ, जहां पर फॉर एग्जाम्पल एक वाकई समझ नहीं आ रही उससे आगे तो फिर ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद डिस्फेजिया हो गया, उसके बाद जनाब डिस्निया हो गया, और थोपनिया हो गया, स्ट्राइडर हो गया। फिर आपने ये सिम्टम्स देखने। क्या हाइपरथायराइडिज्म में हम ये सिम्टम्स देखेंगे? मुझे ये बताइए, क्या हाइपरथायराइडिज्म में हम ये सिम्टम्स देखेंगे? बताएं, शाबाश, जल्दी कीजिएगा। जिस बंदे को हाइपरथायराइडिज्म होगा उसमें हम ये सिम्टम्स देखेंगे? शाबाश। हाँ जी। जिस बंदे को हम जी देखेंगे, जिस बंदे को गोइटर हो और उसके अंदर हाइपरथायराइडिज्म हो उसके अंदर हम ये सिम्टम्स देखेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो हमने सेम टू सेम सारे सिम्टम्स ये देखने हैं। ठीक हो गया। हमने डिस्फेजिया देखना है उसके अंदर, हमने जनाब उसके अंदर डिस्निया देखना है, उसके अंदर जनाब हमने ऑर्थोपनिया देखना है। ठीक हो गया। उसके अंदर जनाब हमने स्ट्राइडर देखना है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हमने देखने हैं। अच्छा जी, ये सारे हो गए। ये नॉर्मल सिम्टम्स है। ठीक हो गया। ये अभी हम आगे प्रियोराइटिस कहाँ हो जाएगा भाई? मोहम्मद अमीन, मुझे लगता है तू नॉलेज का समंदर निकालेगा आज। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे कौन कौन से कॉजेज है? ठीक है। हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म वाले। हाइपोथायराइडिज्म और कौन सा होगा एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म? अच्छा जी, अब हम एक एक सिस्टम को लेंगे और एक एक सिस्टम को हम सेपरेट करते जाएंगे। ठीक है। एक एक सिस्टम को हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहले आपने नहीं नहीं, इसको कंप्रेशन कंप्रेशर सिम्टम दूसरे हैं। ठीक है। दूसरे कंप्रेशन सिम्टम्स थे वो मैंने बता दिए। सबसे पहले हमने देखे कंप्रेशन सिम्टम्स। कंप्रेशन सिम्टम्स हमने दोनों में देखे, दोनों में ठीक थे। ठीक हो गया। अब देखें फॉर एग्जांपल दूसरा क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे CNS के अंदर कि CNS के अंदर क्या होता है। इधर भी CNS के अंदर देख लेते हैं। देखें जी, जो आपका CNS होता है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मैंने क्या कहा था
एक ऐसी लड़की जो डल सी हो, ठीक है, मैंने क्या कहा था, एक ऐसी लड़की जो डल सी हो, जो मोटी सी हो, जो नकम्मी सी हो, जो कोई काम ना करती हो, ठीक हो गया। तो अगर हम सीएनएस की बात करेंगे तो उसके जो थॉट्स होंगे वो ज्यादा हो गए, या फॉर एग्जाम्पल एक तरह का मतलब कि उसके थॉट्स बिल्कुल स्लो से थॉट्स होंगे, और उसके बाद जब वो बोलती होगी तो आस्ता आस्ता से बोलती होगी या बहुत चालाक होकर बोलती होगी। तो आपने पता क्या कहना है, आपने कहना है आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल उसके स्लो थॉट्स होंगे, स्लो थॉट्स, नंबर वन। उसके बाद आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, एक तरह का स्पीच भी बिल्कुल स्लो स्पीच होगी, यानी कि राम राम से बोलती होगी, ठीक हो गया। उसके बाद वो भूल जाती होगी, यानी कि छोटी छोटी बातें जो होंगी वो आसानी से भूलना शुरू कर देती होगी, जिसको हम कहते हैं डायमेंशिया, जिसको हम कहते हैं एक तरह का डायमेंशिया। और उसके बाद हम आगे आते हैं, देखें ये, मेरी बात को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एनाटॉमी तो मेरे ख्याल में आप सारे ने पढ़ी होगी, ठीक हो गया। और वैसे भी आपका तल्लक माशाल्लाह नर्व्स के साथ काफी ज्यादा पाला पड़ता होगा। आपने एक नर्व पढ़ी होगी जिसका नाम होता है मीडियन नर्व। पढ़ा है किसी ने मीडियन नर्व के बारे में? मीडियन नर्व। आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। बिल्कुल एनाटॉमी के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम, अपर लिम्ब कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में पढ़ा हुआ है। देखें, फॉर एग्जाम्पल कार्पल टनल सिंड्रोम को आप इस तरह समझें कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक मीडियन नर्व है, ठीक होगा, ये मीडियन नर्व है। ये मीडियन नर्व जो है, इसके आगे पीछे इस तरह के हैं, एक तरह के टेंडेंट्स, कहते हैं एक तरह के टेंडेंट्स होते हैं, आप इस तरह समझें, ठीक है। अब जो बंदा मोटा होगा, ये टेंडेंट्स के ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा, मुझे ये बता दे। जो बंदा मोटा होगा वो इस टेंडेंट्स के ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा? टेंडेंस के ऊपर प्रेशर डालेगा। जब ये टेंडेंस के ऊपर प्रेशर डालेगा तो ये जो टेंडेंस होंगे ये मीडियन नर्व के पास होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे? शाबाशी बताइएगा। मीडियन नर्व्स के पास होते जाएंगे। जब ये मीडियन नर्व्स के पास होते जाएंगे तो इसके बाद ये मीडियन नर्व्स जो होगी वो कंप्रेस हो सकती है कि नहीं हो सकती? सिंपल सी बात है, आपकी मीडियन नर्व्स कंप्रेस हो सकती है। और मीडियन नर्व के कंप्रेस होने को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो अब मुझे ये बताना है कि आपकी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम कार्पल टनल सिंड्रोम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? शाबाश। जो आपका हाइपोथायराइडिज्म का सिंड्रोम होगा उसके अंदर हम कार्पल टनल सिंड्रोम देख सकते हैं। तो आपने कहना है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हम इसमें देखेंगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, उसके अंगूठे को, उसके जनाब शहादत वाली फिंगर को यानी कि लिटिल फिंगर को, और उसके जनाब एक तरह का जो बिग फिंगर होती है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह का उधर पेन होती है, उधर क्या होती है, नंबनेस होती है, उधर सेंसेशन होती है, टिंगलिंग की सेंसेशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या कहना है, एक तरह का थिनार मसल्स, जी बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या कहना है, एक तरह का कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसके अंदर देख सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक हो गया। ये देखें सीएनएस के अंदर, इसके अंदर आप सीएनएस के अंदर ये चीजें देखो। अब उधर देखें, यहाँ सीएनएस के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ क्या चीजें देखेंगे। मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल इसका हिसाब ये होता है कि एक तरह का इसमें आपने ये कहना है कि ये जो होती है ना सीएनएस की, इसको ना एक तरह की अजीब सी टेंशन इसी रहती है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी लड़की जिसको, अब ये हाइपरथायराइडिज्म क्या काम करता होता है हाइपरथायराइडिज्म में, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, T3 T4 आपका क्या कम करता है, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ा देता है। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ते हैं ना तो इसको अजीब सी टेंशन रहती है, गुस्सा आता है इसको, इसको एक नर्वसनेस का शिकार होती है, और इरिटेट रहती है हर वक्त, ठीक हो गया। और कभी कभी इसको क्या होता है, एक तरह का हेडिक होता है, और नींद भी नहीं आती, ठीक है। टेंशन लेती है, उसके बाद बेचैनी का शिकार होती है, और उसके बाद जनाब इरिटेट रहती है, और उसके बाद कभी कभी जनाब इसको नींद नहीं आती, ठीक है। तो इसमें आपने कहना है कि ये कौन से आपके हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम देखते हैं, किस क्या हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम देखते हैं कि ये टेंशन के अंदर रहती है, ठीक हो गया, टेंशन के अंदर रहती है। उसके बाद हमने ये देखा कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का क्या होती है, एक तरह का फॉर एग्जाम्पल एजिटेशन, एजिटेशन के अंदर होती है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये इरिटेबिलिटी, यानी कि ये इरिटेट रहती है, ठीक हो गया। उसके बाद इंसोम्निया, ये इसको नींद नहीं आती बेचारी को, ठीक होगा। इसका ये हिसाब होता है। अब सीएनएस के अंदर हमने ये सिम्टम्स देखे। अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि आगे कौन से सिम्टम्स होते हैं। अब हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल एक तरह के आपके जीआईटी के अंदर, के जीआईटी के अंदर हम कौन से सिम्टम्स देखते हैं, जीआईटी के अंदर हम कौन से सिम्टम्स देखते हैं जीआईटी के अंदर। देखें, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, मुझे ये बताइएगा। शाबाश। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है इसके अंदर आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होते हैं कम होते हैं? जैसा कि आपने खुद बता दिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम होते हैं। जब इसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम होंगे, बंदे को भूख लगेगी, बंदे को भूख नहीं लगेगी, बंदे को भूख कम लगी, तो आपने कहना है लॉस ऑफ एपिटाइट 1,
बंदे को भूख क्या लगी एक तरह की कम, आपने कहना लॉस ऑफ एपिटाइट। नंबर 1 जीआईटी के अंदर आपने लॉस ऑफ एपिटाइट। अब इसको भूख कम लग रही है, दूसरा क्या है कि ऐसी जो लड़की होगी क्योंकि इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन कम है। देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी, ये फॉर एग्जांपल स्टोमिक है ना, ये फॉर एग्जांपल आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जनाब आपकी जो खुराक इधर आ गई है ना, इसने तब भी मूव करना है जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू आगे जाएगी, ऐसे ही है ना, वरना ये तो उधर ही पड़ी रहेगी। इसने तब भी मूव करना है ना। तो मुझे आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट होगा, इसमें जो खुराक होगी वो इधर से आगे मूव ही नहीं कर रही, जब इधर से आगे मूव नहीं करेगी तो जनाब इसको क्या होगी, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक होगा, इसको डायरिया नहीं होगा, इसको कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होती है, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन। तो आप लोग ये भी कंफर्म होगा जनाब, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाए जीआईटी के अंदर क्या होता है जी। ठीक है, हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपके जीआईटी के अंदर क्या होता है। जीआईटी के अंदर इधर जो कारनामा होता है, इसको भूख कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, जो हाइपरथायराइडिज्म की पेशेंट होगी, शाबाश, इसको भूख ज्यादा लगेगी। आपने कहना है एपीटाइट, ये आपने अक्सर कुछ फॉर एग्जांपल आपने अक्सर कुछ ऐसी गर्ल्स को देखा होगा कि जनाब वो हर वक्त खाती रहती हैं, जब भी क्लास हो या जब भी किसी जगह बैठे हो, उनका काम होता है कि जनाब उन्होंने जनाब हर वक्त खाते रहना होता है। ठीक हो गया, और उसके बाद जनाब जब फॉर एग्जांपल उसके बाद उनका वेट जो होता है वो भी नहीं बढ़ता। ठीक हो गया, और उनके अंदर क्या होता है एक तरह का, और आपका कहते हैं एक तरह का डायरिया, कहते हैं एक तरह का डायरिया। ठीक होगा, इनको डायरिया होता है। अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल सीवीएस के अंदर हम क्या देखते हैं, जीआईटी हो गया, अब हम आते हैं सीवीएस के अंदर। तो सीवीएस के अंदर आपने जो चीजें देख रही हैं, इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, कंसेप्ट कवर हो रहे हैं ना, रट्टे वाला साफ तो नहीं ना, समझ आ रही है ना, कुछ चीज पल्ले पड़ रही है ना। सीवीएस के अंदर हम क्या देखते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये वाला जो बंदा है ये स्लो है, तो इसमें जो दिल की धड़कन होगी वो ज्यादा होगी या स्लो होगी। अब पहले मुझे बात ये बताएं, इसमें क्या होगा, एक तरह का ब्रेडिकार्डिया होगा। क्या होगा, एक तरह का ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा होता है। एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि हाइपोथायराइडिज्म जो होती है, इसमें आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड इकट्ठा होता है। ठीक हो गया, इसके अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है। तो जब इसमें आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, जब इसमें आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो इसमें क्या होगा, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगा। यानी कि दिल की बात हो रही है ना, तो पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है उसके अंदर जब फ्लूइड इकट्ठा होगा तो हम उसको कहते हैं एक तरह का पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। क्या होगा, एक तरह की पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो फॉर एग्जांपल बंदा हाइपरथायराइडिज्म वाला ही होगा, इसके दिल की धड़कन जो होगी वो तेज होगी। ठीक हो गया, इसकी दिल की धड़कन जो होगी वो एक तरह की तेज होगी। तो आपने कहना है कि इसको टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया होगा, आप कह सकते हो इसको पाल्पिटेशन होगी। ठीक है, पाल्पिटेशन होगी। ठीक है, ठीक है, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन, इसके दिल की धड़कन हर वक्त तेज ही रहती है। तो आपने क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन देगा।